पीछे कौन रह गया? टॉर्टोइस। आगे कौन है? रैबिट, है ना? तो लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जुम्हारा हथौड़ा, दौड़ा 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 के दौड़ा। हाँ, तो हम दोनों सेम पिंच। सेम पिंच। अच्छा, और मैम ने किस कलर के कपड़े पहने? मैम ने किस कलर के कपड़े पहने? व्हाइट कलर। और सब्यांश के कपड़े किस कलर के हैं? येलो कलर। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे बैठो, पहले बात करो अच्छे से। सब्यांश कहाँ रहता है? यहाँ मैम की तरफ देखिए, लोग क्या? सब्यांश कहाँ रहता है? कहाँ रहता है सब्यांश? ये कौन सी सिटी है? कौन सी सिटी में रहता है? लखनऊ। बताओ सब्यांश का फ्रेंड कौन है? फ्रेंड कौन है सब्यांश का? भाई का नाम क्या है? दिव्यांश। और फ्रेंड का नाम? यहाँ रेनबो में फ्रेंड कौन है? नहीं, सब्यांश का फ्रेंड कौन है? मैडम है फ्रेंड। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं स्वाति शर्मा जी के साथ, जिनका अपना एक बहुत बड़ा अनुभव है स्पेशल बच्चों के फील्ड में काम करने का। कई दशक लंबा अनुभव है। हम आपके जरिए आज जानेंगे कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की परवरिश पेरेंट्स को करनी चाहिए और स्वाति जी ने कैसे इस सफ़र को तय किया। वो एक लंबे समय तक स्कूल में प्रिंसिपल रही, फिर उन्होंने अपना भी एक स्कूल बच्चों के लिए खोला है और खुद सीखा। तो ये जो उनकी यात्रा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वाति जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि कैसे आपको ये सीखना पड़ा और इन हालातों से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ा। जी, तो यूँ समझिए कि इस दुनिया से मेरा परिचय आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व हुआ, जब मेरे बेटे का जन्म हुआ 1988 में। तो बेटा जब हुआ तो उसको कुछ मतलब ऐसी स्थितियां थी उसके साथ कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में बहुत रेयरेस्ट वाला कॉम्बिनेशन था। तो चूँकि वैसे तो उस ज़माने में इस फील्ड के लिए तो कोई अवेयरनेस नहीं थी, बट जैसे ही पैदा हुआ तो डॉक्टर ने हमें बाकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताया। तो एक बहुत ही चिंता का विषय तो था ही, चूँकि उसका वजन भी बहुत कम था और पैदा होते ही इनको ICU में रख दिया गया था, क्योंकि ये ब्लू बेबी थे और हार्ट की इनको सीवियर डिजीज़ थी, साथ में इनका तालू में भी छेद था और हिप की जो एक बोन थी वो अनडेवलप्ड। तो कई तरीके की समस्याएं थी। कई तरह की समस्याएं थी जिनका कॉम्बिनेशन में शायद ही कोई और बच्चा। अच्छा। तो अब ये था कि हालात हमारे सामने ऐसे थे कि हमें एनी हाउ हमें तो इसको ओवरकम तो करना ही था, क्योंकि हिम्मत हारने से तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो उसको आपको कैसे केयर करनी है, कितनी ज़्यादा केयर करनी है, और हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट करें। तो वही हम लोगों ने भी किया कि इसके मेडिकल मैनेजमेंट कराए और दोनों हार्ट की सर्जरी हम लोगों ने चेन्नई ले जाके कराई। पैरों में भी प्लास्टर बंध गया 7 महीने तक। किस उम्र में? 2 महीने के थे तो इनका पैर चौड़ा करके प्लास्टर बन गया, हाफ बॉडी कवर हो गई, यहाँ तक इसको कवर था बॉडी, और तालू में भी छेद था। तो वो स्थिति मतलब सोच के भी आज भी वो घबराहट सी होती है कि तालू में छेद की वजह से इसको फीड कराने के लिए हम लोगों को ड्रॉपर से फीड कराना होता था। बहुत कमज़ोर थे ये और गर्दन ऊंची रखनी होती थी, और जब गर्दन ऊंची रखते थे तो इसका ये छिल जाता था प्लास्टर से। तो
वो काफ़ी विकट स्थितियाँ थी, लेकिन बस ईश्वर पे भरोसा था कि हम अपना बेस्ट इसके लिए करेंगे और ज़रूर इन चीज़ों से हम इसको बाहर लेंगे और ये अच्छा करेगा। इसके जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। तो फाइनली जब इसके सारे ऑपरेशन हो गए तो तालू का भी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, तो हम वेट करने लगे कि नॉर्मल जैसा कब होगा। तब हमें पता चला कि ब्लू बेबी होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से इसका ब्रेन डैमेज हो गया। तो अब ये था कि अब एक और नया मोड़ आ गया था, और ये मोड़ मतलब बेहद जिसे कहेंगे बहुत और ज़्यादा कठिन था और कठिन सवाल था ये। तो बस हमने इसका आशा ज्योति में 1996 में एडमिशन कराया, और जब से इसका एडमिशन कराया तब से ही बस समझिए कि वो कहते हैं ना कि वो कुछ ऐसे मोह के धागे होते हैं जो आपके साथ शायद कहीं दूर से चले आ रहे होते हैं और आप कनेक्ट हो जाते हैं उसमें बिल्कुल। तो जो मेरी मेंटोर रही आशा ज्योति की फाउंडर मैम मोहिनी पंत मैम, उन्होंने मेरी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करी और उन्होंने मुझे हमेशा से वो किया। और मैंने वहाँ पे जब सक्सेस स्टोरी देखी और ये नई दुनिया से वो समझा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने बस तभी निश्चय कर लिया कि अपने जीवन को इसी के लिए समर्पित करना है। और बाकी उससे छोटी मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, शी इज़ ग्राफिक डिज़ाइनर, छोटी वाली अभी MBA कर रही है। तो बस यही था कि परिवार के साथ रह के और सब कुछ करना है इसके साथ। तो बच्चे की परवरिश के लिए फिर आपने सीखा कि एक स्पेशल बच्चे के साथ कैसे रहना है और आगे आपको कैसे दूसरों की मदद करनी है। जी बिल्कुल। एक तो सबसे जो बेसिक बात होती है वो होती है इन्वॉल्वमेंट, कि हम इवन सो कॉल नॉर्मल बच्चा हो या स्पेशल बच्चा हो, किसी भी व्यक्ति के साथ बॉन्डिंग के लिए हमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो काफ़ी चीज़ें जो किताबों में तो मैंने बाद में पढ़ी, बट मैंने ज़िंदगी में उससे पहले ही जी लिया। और फिर ये हुआ कि नहीं, ऑन पेपर भी ये होना ज़रूरी है कि हम ट्रेन हैं। तो फिर पढ़ाई छोड़ने के लगभग 20 साल बाद BEd दोबारा पढ़ा। हाँ, दोबारा पढ़ाई करी, और वो भी एक अलग अच्छा अनुभव था। BEd किया स्पेशल एजुकेशन में, मेंटल रिटार्डेशन में, और फिर लगा कि ऑटिज़म जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो मेंटली चैलेंज बच्चे जो होते हैं और ऑटिज़म वाले बच्चे दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो अब इस फील्ड में भी ट्रेनिंग लेनी है, तो काफ़ी उसके लिए मुझे बहुत और प्रयास करने पड़े, और मैंने उसमें भी कोर्स किया। फिर मैंने लर्निंग डिसऑर्डर और ADHD में मास्टर ट्रेनर भी कर लिया, कि जितनी भी स्पेशल नीड है जितने ज़्यादा हम बच्चों को समझ सकें और टेक्निकली उनको ट्रेन कर सकें, इसलिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप उसी स्कूल से जुड़ गई जहाँ आप अपने बच्चे को लेके गई? जी मेरी कर्मभूमि वही है और हमेशा ही रहेगी, वहाँ से तो कनेक्शन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा एक 25-26 साल का, वहाँ आपने बहुत सारे बच्चों की मदद की, बहुत सारे पेरेंट्स आपके सामने वैसे ही आए होंगे जैसे कभी आप मोहिनी जी के सामने गई थी। तो वो अनुभव कैसा रहा, थोड़ा शेयर करिए। बहुत ही प्यारा अनुभव है वो। और हम जब मैं वहाँ पे थी तो हमारे 4 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए स्पेशल ओलंपिक में, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और साथ ही जहाँ वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे वहीं पे समझ में आया। मेरे जो हम मोहिनी मैडम और हमारे SC पंत सर जो हमारे बीच नहीं है, वो ही दोनों मुझे मतलब जो भी मैंने सीखा उन्हीं दोनों से सीखा। और ये था कि एक तो पेरेंट्स के साथ हमें हमेशा एसोसिएट होके रहना है, एक परिवार की तरह पेरेंट्स के साथ हमें उनका सपोर्ट बना के रखना है। और हम सब एक पेरेंट्स ग्रुप अगर मिल के रहेंगे तो हम एकता के साथ बहुत सारी अपने जीवन की कठिनाइयों को हम अच्छे से हल कर सकेंगे। तो वो एसोसिएशन वाली भावना मैंने वहीं से सीखी कि हमेशा पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। और अभी भी मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि जो डार्क हमने देखा वो यंग पेरेंट्स को नहीं देखना पड़े। हमारे ज़माने में तो नहीं थी इतनी अवेयरनेस, बट अब जो हमारे यंग पेरेंट हैं उनके को फुल सपोर्ट मिले बच्चों के लिए। आपने अपना रेनबो भी बनाया है, थोड़ा रेनबो के बारे में बताइए, इसकी क्या खासियत है और किन बच्चों की ज़्यादा मदद कर रहा है? बस जैसा कि नाम है रेनबो, तो मैं चाहती हूँ 7 रंग ही नहीं, सारे अनलिमिटेड कलर्स इसमें भर जाएं। और बस इसको बनाने का ऐसा कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस ये लगा कि एक एरिया जो कहीं ना कहीं छूट रहा था, अर्ली इंटरवेंशन का पार्ट। अच्छा। और जो अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप है, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
क्योंकि वही बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। अगर हमने बेसिक मजबूत कर लिया बच्चे का तो आगे वो गैप कम हो जाता है। तो वही इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ऑल थेरेपीज अंडर वन, क्योंकि पेरेंट्स के साथ क्या है कि एक तो आपका बच्चा जब स्पेशल है, आप ऑलरेडी टेंशन में हैं, उसके साथ आपको अगर अलग अलग जगह जाना पड़ता है, स्पीच के लिए अलग जाएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए अलग जाएं, बिहेवियर थेरेपी अलग मिल रही है, तो पॉसिबल नहीं है। ना तो आप फिजिकली करा सकते हो, ना आप फाइनेंशियली करा सकते हो उसे। तो अंडर वन रूफ सब कुछ हो, इंक्लूडिंग बच्चा अगर हमारे पास 2-2.5 साल का भी आता है तो हम उसकी जो अर्ली इंटरवेंशन वाला पार्ट है उसको स्पीच थेरेपी देने से लेके एक यदि बड़ा बच्चा भी हमारे पास आता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते। तो बस उसी को सोच के इसकी स्थापना की गई है और यही कोशिश है कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे के उनको सेल्फ डिपेंड बना सकें। ऐसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि जितनी जल्दी पता चले कि समस्या ये है तो उसका समाधान उतनी जल्दी हो सकता है। जैसे आपके समय में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, अब एक अवेयरनेस भी है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तमाम स्कूल हैं, लोग हैं जो गाइड करने वाले हैं। तो क्या एक माँ कैसे पहचाने जल्दी से जल्दी कि उसका बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस स्पेशल बच्चों की श्रेणी में है? जी, बहुत आपका सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्केल पे माइलस्टोन के 82 माइलस्टोन होते हैं टोटल, इंक्लूडिंग कि बच्चा कितने एफर्ट्स के बाद पलटना सीखता है, कब वो गर्दन संभालता है, और हर माइलस्टोन अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कई बार ये होता है कि जो बच्चों को हम लोग सीधे वॉकर दे देते हैं आजकल, जो कि बहुत मतलब हार्मफुल है बच्चों के लिए, तो उन बच्चों का जनरली जो पाम डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने क्रॉलिंग नहीं की होती, क्रॉलिंग स्किप हो जाता है उनका, तो उससे उनको हैंडराइटिंग इश्यूज हो सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आगे जाके हो सकती हैं। अच्छा, तो अर्ली वॉकर दे जी बिल्कुल, वो लगता है कि अच्छा है चलो बच्चा गिरेगा नहीं इसमें और मूव कर रहा है बच्चा और माँ अपना काम कर सकती है, लेकिन वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है हमेशा वही अच्छा कहलाता है। और पहचान के लिए हमें ये बच्चों पे ये ऑब्जर्वेशन रखना है कि बच्चा जब छोटा है तो जिस माइलस्टोन यानी कि उसके विकासात्मक चरण जो है वो उस एज पे वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे उसका नॉर्मल ग्रोथ है या नहीं। बिल्कुल उस पे बहुत ध्यान रखना है कि जब बच्चे को गर्दन संभालना है तो 2-3 महीने से लेके बच्चा गर्दन नहीं अगर संभाल पा रहा है तो हमें उसके लिए अवेयर होना चाहिए। बच्चा अगर कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, अगर जो कोइंग की गले की ग ग ग की आवाज़ें हैं जो कि हमारे स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं कर रहा है तो हमें उसके लिए अवेयर होना चाहिए। या बच्चा आवाज़ की तरफ अपनी निगाहें नहीं घुमाता है, या बच्चे के सामने आप चुटकी बजा रहे हो तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हमको अलर्ट होना चाहिए। और अलर्ट होने के साथ हमें अब तुरंत पेडियाट्रिशियन से बताना चाहिए कि बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा। एक्चुअली क्या है कि जनरली जो हमारे बीच में भ्रांतियाँ होती है कि जैसे लड़के देर से करते हैं, लड़कियाँ जल्दी बोलती हैं, लेट डेवलपमेंट है, तो काफ़ी उससे क्या होता है ना कि बच्चे का समय खराब हो जाता है। और कुछ ऐसा इत्तेफाक कहिए या यूँ कहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ADHD लर्निंग डिसऑर्डर, ये बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और अगर ऐसी भ्रांति हमारे पास है कि अरे नहीं कर लेगा, उसने भी देर से किया था, फलाना बच्चा देर से बोला था, तो हमें उस पर नहीं, हमें सीधे पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि बच्चा ये नहीं कर पा रहा और ये पार्ट हमें इसकी कमी लग रही है, तो उसके लिए अलर्ट रहें। जनरली क्या होता है कि समझ तो आ रहा होता है बट हम डिनायल मोड में होते हैं, जो हमारे बच्चे को नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सबको जीवन में अच्छा ही चाहते हैं। एक सामाजिक प्रेशर भी है, पर लगता है ठीक है अभी बच्चा नहीं कर रहा, कर लेगा। कुछ बच्चे देर से करते हैं, लेकिन उसके लिए यदि हमें देर में कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर हम जितनी जल्दी उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार लें कि हाँ बच्चा ये काम देर से कर रहा है, तो हम उसको उसी समय में, यदि हम मोटर डेवलपमेंट बच्चे का स्लो है, अगर बच्चा CP है या कोई और दिक्कत है फिजिकल, उसका स्पेस्टिक बच्चा, तो हम उसके मोटर डेवलपमेंट के लिए थेरेपी स्टार्ट करें डॉक्टर की सलाह लेकर। यदि हमें लगता है साउंड बच्चे का नहीं है
तो हम डॉक्टर से बताएं और स्पीच थेरेपी की शुरुआत करें, क्योंकि इस समय जो हालात है सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऑटिज़म बढ़ रहा है, जिसमें कि बच्चे का इंटेलिजेंस अच्छा होता है। तो जो सबसे बड़ा ऑटिज़म इसीलिए एक पजल का पीस बन जाता है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बाकी काम तो बहुत अच्छे कर रहा है, रिसेप्टिव तो बहुत अच्छा है, यानी कि समझ रहा है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की कमी है। तो उसके लिए हम लोग को फिर माइलस्टोन चेक करने होते हैं कि क्या बच्चा तब भी रिस्पॉन्स कर रहा था जेस्चर के थ्रू, जब आप चुटकी बजा रहे थे या आप उसे कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे थे या आप उसके आगे हाथ बढ़ा रहे थे, तो क्या वो हाथ आगे बढ़ा रहा था, यानी कि जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन था या नहीं था। ऐसा तो नहीं बच्चा तब भी अलूफ था। और ऐसा होता है कि जनरली जब बच्चे ऐसे कंडीशन में होते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बहुत सीधा है, इसको तो नहला बैठा दिया, बड़ा सीधा बच्चा है, बड़ा शांत सा है। वो एक अलग क्वालिटी है, बट हमें हमेशा माइलस्टोन बच्चे के चेक करनी है। तो ऐसे में क्या, देखिए, जो पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा संपर्क में होता है बच्चों का डॉक्टर जी। तो बच्चों के डॉक्टर इस बारे में आज की तारीख में अवेयर हैं कि बच्चे को क्या चाहिए? आज भी मैं कहूँगी कि हमारे पास काफ़ी काबिल डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली MBBS की पढ़ाई में कहीं भी इस तरह की डिसेबिलिटीज़ का जिक्र नहीं है, जो कि होना चाहिए ज़रूर। और क्योंकि सबसे पहली बात जो है, मैंने भी जैसे बताया कि आप पीडियाट्रिशियन से बोलो, और पीडियाट्रिशियन की जो सलाह होगी वही पेरेंट के लिए मतलब फाइनल होगी कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा है। तो यदि उन्हें ही जानकारी पूरी नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वही बात है, उसका सफरर कौन होगा? वो बच्चा जिसके शुरू के ईयर्स निकल गए। तो हमें इस पे बहुत जागरूकता के कार्यक्रम करने जरूरी हैं हर क्षेत्र के लोगों पे, जिससे पूरे समाज में हम हर एक को बताएं कि इन लक्षणों को पहचानें। अगर आपके घर में कोई बच्चा, ठीक है आपके बच्चे बड़े हो गए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपके पड़ोस में कोई बच्चा हो सकता है, तो कहीं भी आपको सोसाइटी में अगर ऐसा बच्चा दिखता है तो जागरूकता के कार्यक्रम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो पेरेंट्स के बच्चे हैं ऐसे, उनको क्या करना चाहिए? वो कैसे अपने को तैयार करें? एक तो पक्ष हो गया कि डॉक्टर से बात हो गई, फिर वो आप जैसे जो खास लोग हैं उनके पास ले आए, लेकिन उनको अपने अंदर भी कुछ बदलाव करना पड़ता है। जी हाँ, सबसे पहले अपने अंदर ही बदलाव करना होता है, क्योंकि स्वीकार करना होता है, एक्सेप्टेंस, जो काफ़ी ज़्यादातर सब में लेट होता है और डिनाइल मोड रहता है, वो खुद ही डिप्रेशन में आने लगते हैं। फिर उन्हें लगता है कि ऐसा भला मेरे साथ कैसे हो, है ना। तो हमें इसमें सबसे पहली बात ये है कि कहीं ना कहीं हम सब जो ईश्वर को मानते हैं, सुपर पावर को मानते हैं, तो हमें एक आध्यात्मिक पॉइंट इस पे हमेशा विचार करना पड़ेगा कि ईश्वर ने हमें जो बच्चा दिया है उसके लिए हमको चुन के दिया है ना, पेरेंट्स को चुना है और उस बच्चे को दिया है। और हर बच्चा खास है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। तो कहीं भी एक जो सेट पैटर्न हमने बनाया है ना कि बच्चा ये एज पे ये करेगा, फिर पढ़ेगा लिखेगा, ये करेगा, हो सकता है कुछ उसमें और खूबियाँ हों। तो पहले तो स्वीकार करेंगे, स्वीकार करते ही आपके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ये बहुत अच्छा इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे डालती है। क्योंकि यदि हम कोई भी काम देखिए फ्रस्ट्रेशन में करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेशन ही ट्रांसफर करेंगे। अभी हम चाय का कप लेके जा रहे हैं और हम हड़बड़ा रहे हैं तो चाय गिरेगी, यानी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन ट्रांसफर होगा। पहले हम पॉजिटिव होंगे तब बच्चे के साथ पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इवन सीवियर प्रोफाउंड बच्चा भी रिसेप्टिव इतना जानता है, यदि आप उसके साथ मेहनत करेंगे तो बच्चा पीछे तो नहीं ही जाएगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। तो जितना हम उसके साथ कर सकते हैं उतना उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। और सिखाने पे अगर हम रेगुलर बच्चे के साथ वर्क करते हैं तो 100% रिजल्ट्स हैं, जो मेरे खुद अपने देखे हुए, फील किए हुए। तो इसलिए बिल्कुल अपना ये विश्वास रख के करें कि बच्चे के साथ हम बेस्ट क्या कर सकते हैं और उस हिसाब से काम करें तो ज़रूर बच्चा आगे ही बढ़ेगा। और कम से कम कुछ नहीं तो उसे डेली रूटीन की लाइफ स्किल सिखा सकेंगे, जिससे बच्चा दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हुई, लेकिन इसके साथ जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सोसाइटी, इनका क्या रोल हो सकता है इन बच्चों की ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए? जी बिल्कुल, इन सभी का अपना एक खास रोल है।
और चूँकि जब एक बच्चा स्पेशल नीड बच्चा घर में आता है तो पूरी फैमिली स्पेशल नीड हो जाती है। और अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो वो पॉजिटिवली निखरती है, और अगर हम उसे नेगेटिव में लेते हैं तो पूरी फैमिली जो है, मैंने देखा डिप्रेशन का शिकार होती है। भाई बहन भी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो सबके सामने उनको शर्म आती है कि उनके घर में ऐसा बच्चा है, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो ये एक जो मैंने बताया कि अगर जब पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर भाई बहनों की भी वैसी सिबलिंग की भी ट्रेनिंग होती है कि आप किस लिमिट तक उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी क्रश कर रहे हैं, यदि आप अलूफ रख रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। बच्चा कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा अपने भाई बहन से। तो एक लिमिटेड जो आपको सही अमाउंट है उसमें सिबलिंग को ट्रेनिंग देनी है, और साथ ही परिवार का रोल तो हर व्यक्ति की डेवलपमेंट में ज़रूरी है। देखिए, आज हम अगर अपने पुराने ज़माने को याद करें तो देखें कि बच्चा खाना कैसे झटपट सीख लेता था, और सब टेस्ट आते थे बच्चे को खाने में, क्योंकि 4 लोग घर में होते थे, कोई जो खा रहा होता था बच्चे को देता था। आज क्या सिचुएशन है, 6 महीने का बच्चा है, उसके हाथ में टैब है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो स्क्रॉल कर रहा है और एक पोएम अपनी कोई सुन रहा है या कुछ भी देख सुन रहा है, और माँ खाना ठूस रही है लिटरली, और खाने को भी इतना मैश कर देती हैं आजकल की कुछ नहीं स्वाद नहीं रहता, कि कोई स्वाद बच्चे को डेवलप नहीं होता, बस बच्चे के मुंह में डालना है, काम को खत्म करना है। तो आपने इसमें 2 गड़बड़ करी, एक तो बच्चे की आंखों को तो नुकसान है ही, और एक बहुत बड़ा जो कारण है बच्चों में परेशानी का, वो आज की डेट में टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, बच्चे को स्क्रीन टाइम हो रहा है। स्क्रीन टाइम बच्चे के फोकस को, अटेंशन स्पैन को कम करता है, और साथ ही इम्पल्सिव बनाता है। जो चीज़ चाहिए वो तुरंत, और बच्चा, हम लोग को लगता है कि बच्चा 2 घंटे फ़ोन देख रहा है, बच्चा एक्चुअली उसका अटेंशन तो 5 सेकंड भी नहीं दिख रहा है, वो ये देख रहा है, फिर नीचे देख रहा है, फिर नीचे देख रहा है, ऐसे कर रहा है। तो वो देखिए कितना बड़ा एक चेंज आ गया। सिंपल खाने को ले लें, या सिंपल हम ये देख लें कि बच्चे की टॉलरेंस। जब बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे तो 4 लोग छेड़ते भी थे बच्चे को, डांटते भी थे, रिजल्ट आता था तो 10 लोग पूछने वाले होते थे, डांट भी पड़ती थी, प्यार भी मिलता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती थी। अभी न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि बच्चों की टॉलरेंस इतनी कम हो रही है कि कोई भी तीसरा व्यक्ति उन्हें बोल दे तो वो बड़ा बुरा, उनको टीचर तक भी बोल दे तो बुरा लगता है। तो बच्चे के एक सामान्य विकास के लिए जॉइंट फैमिली हमेशा बेस्ट होती है, और हमेशा ही मतलब उसमें जितने लोगों से बच्चा मिलता है। और इसीलिए शायद अभी क्या हो रहा है, 15 महीने का बच्चा, 18 महीने का टॉडलर भी प्ले स्कूल जाता है, और जो काम वो घर की मिट्टी में, घर के आंगन में खेल सकता था, वहाँ जाके सैंड थेरेपी ले रहा है। तो काफ़ी चीज़ों में हम लोग खुद ही देखें कि कंपैरिजन में क्या चीज़ बेहतर है ना। सिंपल चीज़ एक मैं आपको बताऊं कि मसाज होती थी पहले, और खूब अच्छे से बच्चों के चीक्स वगैरह रगड़ के करते थे, और होती थी, पहले भी दिक्कतें बच्चों में आती थी, पहले अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था। लेकिन अभी जब क्या होता है कि जब बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट होता है तो स्पीच थेरेपिस्ट भी सबसे पहले बोलता है कि बच्चे की मसाज करो, जेंटली मसाज करो। तो यानी ट्रेडिशनल चीज़ें जो हमारी बुनियादी जो पुरानी चीज़ें आ रही हैं वो हमेशा वैज्ञानिक थी। तो ऐसे ही परिवार का पैटर्न है, अगर सबका सहयोग होगा तो नो डाउट हर बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। स्पेशल नीड होगा तो भी वो बहुत कुछ सीखेगा। और मेरे बच्चे ने तो बोलना, कम्युनिकेशन ही जॉइंट फैमिली की वजह से सीखा, क्योंकि इतने सारे लोग थे, और फिर बिजनेस हाउस था तो बहुत सारे स्टाफ का आना जाना था। तो आज भी वो तुरंत समझ जाते हैं कि अगर कोई किससे मुझे राम राम करना है, किससे क्या करना है। तो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट तो वैसे ही होता है कि जितना एक्सपोजर होता है बच्चे को, अगर घर में 2 प्राणियों को देख रहा है तो मम्मी पापा कितनी बात कर लेंगे उससे। अभी वैसे भी कोरोना समय में तो बच्चे घरों में बंद हो गए, तो यदि हम परिवार के साथ रहते हैं तो सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा। और सोसाइटी का रोल? सोसाइटी का बहुत खास रोल है, क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बात आती है कि हमेशा खास तौर पे जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, जहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि सामने से दिखती नहीं, यानी कि व्हीलचेयर पे नहीं है बच्चा, तो सोसाइटी में लोगों को भी समझने में परेशानी होती है कि कैसा बच्चा, कि शायद ये स्पॉइल्ड बच्चा, माँ बाप ने शायद ठीक से पेरेंटिंग नहीं करी, सिखाया नहीं इसको, तो ऐसा बच्चा है। हाइपर एक्टिव बच्चों को तो जनरली लोग समझते हैं कि ये एक जगह टिकता ही नहीं, भाई बड़ा शैतान बच्चा है ये। तो ये सारी चीज़ें तो सोसाइटी में जब तक जागरूकता हम ही लोग को फैलानी है ना। इसके लिए हम पूर्ण सरकार पे हो सकते हैं डिपेंड,
और हम सबका उतना ही रोल है। और मैंने तो अपने जीवन में इसी बात को गांठ बांध के रखा कि सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट मेरा रोल है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अगर हम सब मिलके समाज को भी सिखाएं इसको डिफरेंट तरीके से, जैसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग पोस्टर्स लगाएं, और कुछ जब खास दिन होते हैं जैसे ऑटिज्म डे होता है या डिसेबिलिटी डे होता है, उस दिन हम लोगों का ही खास मकसद होता है कि हम जागरूकता के लिए काम करें और लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हो कि ऐसे भी बच्चे होते हैं और हमें उन्हें सहयोग करना है। क्योंकि बच्चों को तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चे को हम सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हर सेक्टर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि डिसेबिलिटी क्या है, तभी बच्चे की मदद हो सके। बिल्कुल, क्योंकि डिसेबिलिटी कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर है। एक एज आने पे हमें दिखना कम हो जाता है, हमारे जॉइंट काम करने बंद करते हैं, हमें परसेप्शन कम होते हैं, हियरिंग लॉस होता है, तो कहीं बाहर से नहीं आई, ये तो हमारे अंदर की चीज़ है ना। तो इसके लिए जागरूकता जितनी समाज में फैलाई जाए, जितना लोगों को अवेयर किया जाए। हम लोगों की बातचीत से अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप बताइए और कुछ। बस वही संदेश है, स्पेशली उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए कि यदि उनके बच्चे को कोई विशेष आवश्यकता है, स्पेशल नीड है, तो उस स्पेशल नीड को समझें, उस पर चिंता नहीं, चिंतन करें और कैसे कि समझें कि इसको कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, इसको कैसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसको कैसे हम बाकी डेली लाइफ स्किल सिखा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को डेली लाइफ स्किल अपने आप से करना सिखाएं, जिससे कि बच्चा सेल्फ डिपेंड बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, आपको कैसी लगी ये बातचीत बताइएगा, और अगर आपको इस तरह की किसी मदद की ज़रूरत है तो स्वाति जी का जो एड्रेस है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई अगर बच्चा ऐसा दिखता है तो उसकी मदद के लिए आपको भी आगे आना चाहिए। बाकी मदद के लिए स्वाति जी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।